कक्षा 10वीं विषय विज्ञान 22 फरवरी को विज्ञान का बोर्ड पेपर है। उसके लिए ये 3 अंक के इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं। तो 3 अंक के इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को अच्छे से समझते हैं। ये इम्पॉर्टेंट हैं ही, इसके अलावा भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन इनको अच्छे से ही पढ़ना है, ये अक्सर आते रहते हैं। तो चलिए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये 3 अंक के इम्पॉर्टेंट प्रश्न निम्नलिखित कथनों के रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर उन्हें संतुलित कीजिए। तो चलिए इसमें जो पहला प्रश्न है उसको देखते हैं। नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाता है। तो इसके हिसाब से हमको इसको सूत्र में लिख देना है। तो नाइट्रोजन का सूत्र क्या होता है N2, इसके बाद हाइड्रोजन का क्या होता है H2, और हमको अमोनिया बनाना है, अमोनिया का क्या होता है NH3। तो इस तरह से ये तीनों चीज़ हम इस समीकरण के रूप में लिख देंगे। अब इसे संतुलित करना है, तो संतुलित करने के लिए देखिए यहाँ NH3 है, तो यहाँ पर N कितना था 1 और यहाँ कितना है 2, तो इसके सामने 2 लगा देंगे। जब 2 लगाते हैं तो ये N2 तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन कितना हो गया 6, 2 तिहाई 6, तो यहाँ भी हमको 3 लगा के इसको क्या करना 6। तो इस तरह से इसका रासायनिक समीकरण भी हो जाएगा और संतुलित रासायनिक समीकरण भी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, तो ये देखिए हाइड्रोजन सल्फाइड गैस H2S सूत्र होता है। वायु में दहन, तो दहन ऑक्सीजन से ही रिएक्शन कहलाता है, इसलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे O2 लिखेंगे। और इससे क्या बनता है सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, तो यहाँ पर ये सल्फर डाइऑक्साइड रख दिए हैं। और साथ में क्या बनता है जल भी बनता है, तो यहाँ पर ये क्या लिख दिए हैं जल, आगे पीछे किसी को भी लिख सकते हैं। इतना लिखने के बाद सभी सूत्रों को लिखने के बाद यहाँ संतुलित करने का प्रयास करना है। जैसे यहाँ H2O हो गया तो ऑक्सीजन कितने हो गए 2, हाइड्रोजन कितना हो गया 2, तो यहाँ पर हम 2 लगाएंगे तो ये 4 हो जाएगा। यहाँ सल्फर अब 2 हो गया तो यहाँ 2 लगा देंगे, तो सल्फर तो 2 हो गया, ऑक्सीजन यहाँ 4 हो गया, तो ऑक्सीजन 2 और यहाँ 2 ये 4 और 2 6 हो जाएगा, तो यहाँ 3 लगा के इस तरह से संतुलित करना पड़ेगा। इसके बाद तीसरा देखते हैं एल्युमिनियम सल्फेट। तो एल्युमिनियम सल्फेट का ये फार्मूला Al2SO4 थ्राइस प्लस, अब यहाँ पर जो है बेरियम क्लोराइड है, तो बेरियम क्लोराइड का ये फार्मूला हो गया BaCl2। इसके बाद एल्युमिनियम क्लोराइड तो AlCl3 हो गया, और ये फिर ये बेरियम सल्फेट का अवक्षेप देता है, ये हो गया। इस तरह से इनको सूत्र के रूप में लिखना है। लिखने के बाद फिर उसी तरह से हमको सारी संख्याओं को, इधर की अणुओं की संख्या इधर की अणुओं की संख्या मिला करके इसको संतुलित करना है। इसके बाद इसका देखते हैं। पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करता है, तो पोटेशियम धातु हो गया K, जल क्या हो गया H2O, और ये इनके साथ करता है तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। इसमें लिखा है KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिख दिए, हाइड्रोजन गैस लिखा है तो H2 लिख दिए, और उसी तरह से इसको भी क्या करना है संतुलित कर देना है। इस तरह से ये क्वेश्चन को हल करना है। अब अगला देखते हैं ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है, उदाहरण दीजिए। तो हम बात कर लेते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो जिस रासायनिक अभिक्रिया में उत्पादों के साथ ऊष्मा भी निकलती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर देख लीजिए CH4 है, मेथेन है, और इसका हम ऑक्सीजन से क्रिया कराते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बना, साथ में जल भी बना, लेकिन इससे ऊष्मा अधिक मात्रा में निकलती है, इसलिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहला गई। अब जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा ऊर्जा का अवशोषण होता है ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। जैसे यहाँ पर देखिए PbNO3 ट्वाइस है और इसको हम हीट दे रहे हैं, तो ये इस तरह से इसमें कन्वर्ट हो रही है, तो इसमें क्या होता है ऊष्मा का अवशोषण होता है, इसमें माइनस ऊष्मा लिख सकते हैं। इस तरह से ये ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। अब अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित पदों का वर्णन कीजिए तथा प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। तो हमको बताना है संक्षारण क्या होता है और विकृत गंधिता क्या होती है। तो सबसे पहले संक्षारण को समझते हैं। तो जब लोहे से बनी वस्तुएं आसपास अम्ल, आर्द्रता, नमी आदि के संपर्क में आती हैं, तब ये ऑक्साइड की परत बना लेती हैं। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। तो यहाँ लोहे हैं या लोहे जैसी कुछ अन्य धातुएं भी हो सकती हैं, जब इनके संपर्क में आती हैं तो अपने ऊपर परत बना लेती हैं, इसी को संक्षारण कहते हैं। जैसे लोहे में जंग लगना, अर्थात उस पर लाल भूरी परत जमना, ये भी क्या कहलाया संक्षारण कहला गया। इसके बाद अगला इसका जो है ये है विकृत गंधिता।
तो इसको समझते हैं। तेल या वसायुक्त खाद्य पदार्थ उपचयित होकर अपना स्वाद एवं गंध को बदल देते हैं, इसे विकृत गंधिता कहते हैं। जैसे तेल या वसा में तले हुए खाद्य पदार्थ जैसे नमकीन, चिप्स आदि लंबे समय तक रखने पर उनका स्वाद एवं गंध अप्रिय हो जाता है, इसे ही विकृत गंधिता कहते हैं। अब है संयोजन अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। तो देखिए संयोजन अभिक्रिया क्या है। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक संयुक्त होकर के एकल उत्पाद बनाते हैं उन्हें संयोजन अभिक्रियाएं कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए NH3 है और ये HCl है, ये मिल करके NH4Cl बना दिए हैं। तो ये सारे जितने भी अणु हैं संयोजित होकर के एकल उत्पाद बना दिए हैं, इसे ही हम क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रियाएं कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं। इनका रासायनिक सूत्र लिखना है विरंजक चूर्ण का और प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो जो विरंजक चूर्ण का सूत्र है ये CaOCl2 इस तरह से है, और प्लास्टर ऑफ पेरिस का है CaSO4 और ये हो जाएगा 12H2O। अब आगे देख लेते हैं CO2 सूत्र वाले कार्बन डाइऑक्साइड की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होगी। तो चलिए इसकी बिंदु संरचना बनाते हैं। तो यहाँ पर मैं अलग से बता देता हूँ। जो कार्बन होता है उसकी बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं इस तरह से। और जब ऑक्सीजन इसमें जुड़ता है, CO2 जोड़ना है, तो ये भी इसमें ऑक्सीजन में कुल मिला के 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहरी कक्षा में। तो ये हम 6 इलेक्ट्रॉन को दर्शा लिए इस तरह से। ये और इसी तरह से यहाँ दूसरा ऑक्सीजन है, इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। कैसे दर्शा सकते हैं। तो ये इसके बिंदु संरचना हो गई। इसको ऐसे मिला करके इकट्ठा लिख सकते हैं, इनके आमने सामने भी, ये भी बिंदु संरचना हो गई। तो इस तरह से इसको बिंदु संरचना कहते हैं। तो देखिए कार्बन के कितने हो गए 4, ऑक्सीजन के कितने हो गए 6। इस तरह से आप बिंदु संरचना इसको बना सकते हैं। अब ये जो हिस्सा है इसमें जो ये है ये बंध बना लेते हैं। ये 2-2 इलेक्ट्रॉन मिलकर के, ये 2-2 इलेक्ट्रॉन मिलकर के 2 बंध बनाएंगे, इसलिए यहाँ O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O इस तरह से संरचना होती है इसकी। अगला प्रश्न है साबुन एवं अपमार्जक में कोई 2 अंतर लिखिए। तो साबुन को देख लेते हैं। साबुन क्या है। साबुन सोडियम एवं पोटेशियम के फैटी अम्लों के लवण स्टेरेट या पामीटेट आदि होते हैं। और अपमार्जक क्या होते हैं। अपमार्जक लंबी कार्बोक्सिलिक अम्ल श्रृंखला के अमोनियम एवं सल्फोनेट लवण होते हैं। यही अंतर है इनमें। अगला देखते हैं CH4 की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। तो इस तरह से बना सकते हैं। ये कार्बन है, कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन बने हुए हैं, हाइड्रोजन का 1-1 इलेक्ट्रॉन बना हुआ। इस तरह से यहाँ पर आप CH4 की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बना सकते हैं। अगला है उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं। 2 उभयधर्मी ऑक्साइडों का उदाहरण दीजिए। तो चलिए समझते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड क्या हैं। जो ऑक्साइड अम्लीय एवं क्षारकीय दोनों गुणों को प्रदर्शित करते हैं वे उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 और जिंक ऑक्साइड ZnO ये उभयधर्मी ऑक्साइड हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली एक धातु एक अधातु का नाम बताइए। तो देखिए कमरे के ताप पर जो धातु है वो है मरकरी या पारा, और जो अधातु है वो क्या है, ब्रोमीन। ये द्रव अवस्था में रहते हैं। फिर इसका दूसरा हिस्सा देखते हैं। ऐसी 2 धातुओं के नाम भी लिखिए जिनका गलनांक 310 केल्विन या 37 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। तो यहाँ पर 2 धातुएं ऐसी हैं, ये सीजियम है और ये गैलियम। इनका गलनांक 37 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। अब अगला प्रश्न है वायवीय या अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है। कुछ जीवों के नाम लिखिए जिनमें अवायवीय और वायवीय श्वसन होता है। तो चलिए इसमें देख लेते हैं। तो वह श्वसन वायु की उपस्थिति में होता है। यह श्वसन वायु की अनुपस्थिति में होता है, मतलब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। इनको ऑक्सी भी बोला जाता है। यह क्रिया कोशिका द्रव्य एवं माइटोकॉन्ड्रिया में घटित होती है, ऑक्सी श्वसन की।
और यह केवल कोशिका द्रव्य में घटित होती है। फिर तीसरा है, इस क्रिया में ग्लूकोज का पूर्ण अपचयन होता है। इस क्रिया में ग्लूकोज का पूर्ण उपचयन होता है। इसमें क्रिया में CO2 एवं H2O उत्पन्न होते हैं। इस क्रिया में CO2 एवं अल्कोहल उत्पन्न होते हैं। इस श्वसन में बहुत अधिक ऊर्जा मोचित होती है। इस श्वसन में वायु श्वसन में अपेक्षाकृत कम ऊर्जा मोचित होती है। तो इस तरह से वायवीय और अवायवीय, आक्सीय और अनाक्सीय श्वसन का अंतर है, इसको अच्छे से देख लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में दोहरे परिसंचरण की व्याख्या कीजिए, यह क्यों आवश्यक है, इसको समझना है। तो मनुष्य में प्रत्येक चक्र में रुधिर 2 बार हृदय में जाता है, इसे दोहरा परिसंचरण कहते हैं। इस प्रक्रिया में एक बार ऑक्सीजन जनित रक्त फुफ्फुसों फेफड़ों से हृदय में आता है, दूसरी बार अनऑक्सीजन जनित या बिना ऑक्सीजन वाला जो रक्त है वो विभिन्न भागों से हृदय में आता है। तो 2 बार यहाँ पर हृदय में, फेफड़े में, एक बार फेफड़े से शुद्ध रक्त आता है, एक बार शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रक्त आता है, इसलिए इसको दोहरा परिसंचरण कहते हैं। अब ये क्यों आवश्यक है? दोहरा परिसंचरण ऑक्सीजन जनित एवं बी ऑक्सीजन जनित रुधिर को मिलने से रोकने में सहायक होता है। इससे उच्च ऊर्जा की प्राप्ति होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया का समीकरण सहित वर्णन कीजिए। तो चलिए प्रकाश संश्लेषण क्रिया विधि समझते हैं। सभी हरे पौधे पर्णहरिम या यहाँ पर क्लोरोफिल भी लिख सकते हो की सहायता से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल का उपयोग करके ग्लूकोज बनाते हैं या कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। इस क्रिया के फलस्वरूप ऑक्सीजन गैस एक सह उत्पाद के रूप में उत्पन्न होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया एक जैव रासायनिक अभिक्रिया है। यदि यहाँ से यहाँ तक आप लिखना चाहें तो ठीक है, नहीं अब छोड़ भी सकते हैं आप। अब प्रकाश संश्लेषण में होता क्या है, जो ये रासायनिक समीकरण है, तो ये 6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है प्लस 12H2O ये जल है, और यहाँ पर C6H12O6 ये ग्लूकोज है, और साथ में 6O2 ऑक्सीजन है, और ये 6H2O जल है, और यहाँ पर 673 केल्विन की यहाँ पर ऊर्जा लगती है। इस तरह से यहाँ पर आप इसको व्यक्त कर सकते हैं। इसको नहीं भी लिखेंगे तो ज़रूरी नहीं है ये वाला हिस्सा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन की संरचना बनाइए तथा इसके कार्यों का वर्णन कीजिए। तो चलिए सबसे पहले तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन के कार्य ही समझ लेते हैं। बाह्य वातावरण से प्राप्त प्रेरणाओं या संवेदनाओं को विद्युत आवेगों में बदलना, ये तंत्रिका कोशिका का कार्य होता है। इन विद्युत आवेगों को तंत्रिका तंत्र के प्रमुख अंगों मस्तिष्क, मेरुरज्जु के विभिन्न भागों तक पहुंचाना, ये भी तंत्रिका कोशिका का कार्य है। मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु से प्राप्त आदेशों को संबंधित अंगों तक पहुंचाना, सजीवों के शरीर के आंतरिक वातावरण में विभिन्न अंगों के बीच समन्वय स्थापित करना, ये तंत्रिका कोशिका का कार्य होता है। इसके बाद देखिए तंत्रिका कोशिका की संरचना भी पूछा है, तो इसका चित्र देख लीजिए। यहाँ पर हमको इस तरह से चित्र बना देना है। चित्र बनाने के बाद यहाँ पर हमको बताना है कि इसके अंदर क्या है। कोशिका काय यहाँ पर है, ये केंद्रक हो गया, ये जो निकले हुए हैं ये द्रुमिका या डेंड्राइट कहला गई, ये जो है ये बीच की रेखा जाता है, इसको हमको तंत्रिकाक्ष कहना है, और ये तंत्रिका का अंतिम सिरा है। इस तरह से हमको चित्र की बना देना है इसमें। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र बनाइए। तो इसमें देख लीजिए, ये पहले ये वाले भाग को देख लेते हैं। तो यहाँ पर स्त्री केसर वाला भाग है, ये जो बीच का भाग है ये वाला, ये स्त्री केसर वाला भाग है। यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि जो ऊपर का हिस्सा है ये क्या कहलाया, वर्तिका, और जो इसमें नली जैसे लगी रहती है ये क्या कहलाता, वर्तिकाग्र है, ये वर्तिका है, और ये जहाँ पर ये भ्रूण वगैरह रहता है ये इसका क्या कहलाया, अंडाशय कहलाया। इसके बाद इसमें ये है, ये जो निकले हुए हैं ये वाले, ये इधर की ओर गए हैं, बहुत सारे हैं। तो ये पुंकेसर के भाग होते हैं। इसमें जो ऊपरी भाग होता है परागकोश, और ये जिस डंठल से ये जुड़ा हुआ है
उसको हम क्या बोलते हैं, तंतु। इसके अलावा पुष्प में और ये जो बाहर है ये दल पंखुड़ी कहलाती है, और यहाँ पर जो हरा हरा भाग होता है वो लगभग क्या कहलाता है, बाह्य दल कहलाता है। इस तरह से नामांकित चित्र हमको बना देना है। आप दूसरा चित्र भी बना सकते हैं, बस इस तरह के भाग उसमें दिखने चाहिए। अगला है अमीबा में द्विखंडन की प्रक्रिया को 4 चरणों द्वारा क्रमवार आरेख खींचकर दर्शाइए। तो देख लीजिए, अमीबा का तो कोई निश्चित आकार नहीं होता, कैसे भी आपको बना देना है। अगले बार में थोड़ा सा बड़ा बनाना है, ये केंद्रक को भी बड़ा कर देना है। अगली बार में थोड़ा सा और इस तरह से बनाना है, केंद्रक को और बड़ा कर देना है, इस भाग को सिकोड़ना है। और इस तरह से अगले भाग में केवल हमको यहाँ पर जो इसका बाहरी आवरण है कोशिका झिल्ली, उसको जोड़ के रखना है। बाकी ये 2 भागों में अलग अलग केंद्रक कर देना है। इसके बाद अलग अलग ये अमीबा एक हिस्सा हो गया, अमीबा ये दूसरा हिस्सा हो गया। इस तरह से ये विखंडन कहला गया अमीबा का। 2 नए जीव उत्पन्न हो गए इसमें। अगला, हाइड्रा में अलैंगिक जनन की मुकुलन की प्रक्रिया को 3 चरणों में सही क्रम में दर्शाने वाला आरेख देखिए। तो मुकुलन की प्रक्रिया में देखिए बना हुआ है, पहले यहाँ कहीं भी इस हिस्से में कहीं भी आप उभार बना सकते हो, फिर उस उभार को थोड़ा सा और बड़ा कर देंगे तो ये मुकुल कहला जाएगा, और बड़ा कर देंगे तो मुकुलन कहला जाएगा। अगले स्टेप में आप चाहें तो यहाँ पर 2 हाइड्रा को इस तरह से बना सकते हैं अलग अलग, कि ये एक हाइड्रा ये बन गया है और यहाँ से ये वाला एक और अलग हो जाएगा ये वाला, तो इसको भी आप इसी तरह से बना सकते हैं हाइड्रे को। तो यहाँ पर एक स्टेप आप और बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं। अगला देखते हैं, युग्मक एवं युग्मनज में अंतर स्पष्ट कीजिए, उनकी लैंगिक जनन में भूमिका बताइए। तो चलिए, युग्मक क्या कहलाते हैं। लैंगिक जनन में जनन कोशिका, लैंगिक जनन में जनन कोशिका को क्या कहा जाता है, युग्मक कहा जाता है। यह 2 प्रकार का होता है। नर जनन कोशिका को नर युग्मक कहा जाता है एवं मादा जनन कोशिका को मादा युग्मक कहा जाता है। तो इस तरह से युग्मक हो गए, ये जनन कोशिका हो गई। अब इसके बाद हम बात करते हैं युग्मनज क्या कहलाता है। तो नर युग्मक एवं मादा युग्मक के निषेचन से युग्मनज बनता है। तो इस तरह से युग्मनज इन दोनों नर कोशिकाओं को जनन कोशिकाओं के मिलने से प्राप्त होता है। अब लैंगिक जनन में इनकी भूमिका क्या होती है। 2 संलयित होने वाले युग्मक अपने डीएनए में अपने जनक के गुणों से युक्त होते हैं। निषेचन कि इन दोनों जनकों के गुणों को एक कोशिका युग्मनज में संयुक्त कर देते हैं, तो आपस में मिलने के बाद एक कोशिका बना देते हैं। युग्मनज नई संतति पीढ़ी को प्रथम प्रारंभिक कोशिका है जो विभाजन के विभिन्न चरणों से प्रक्रिया द्वारा भ्रूण का निर्माण करती है, और यह भ्रूण विकास की विभिन्न प्रक्रियाओं से होता हुआ धीरे धीरे नवजात में विकसित हो जाता है। तो इस तरह से इसमें युग्मक और युग्मनज की भूमिका होती है। अब अगला क्वेश्चन है, मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है। तो चलिए, मनुष्य की एक कोशिका में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। 22 जोड़े गुणसूत्र तो नर और मादा में समान होते हैं, लेकिन 23वां जोड़ा नर एवं मादा में अलग अलग होता है, जिसे लिंग गुणसूत्र कहते हैं। नर में यह XY से तथा मादा में XX से प्रदर्शित होता है। अब देखिए, नर के लिए हम यहाँ पर XY लिख लिए हैं, मादा के लिए XX लिख लिए हैं। इसके 2 हिस्से यहाँ X और Y अलग कर लिए, इसके भी X और X क्या कर लिए, अलग कर लिए। अब यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ये नर का X जनन कोशिका है और यहाँ से ये भी ये इस तरह से X है, तो यहाँ क्या बना, XX। दूसरा देख लेते हैं यहाँ से, ये वाला भी यदि इससे मिल जाता है तो ये भी क्या बनाता है, XX। और यदि Y मिल जाता है यहाँ तो XY, और यहाँ भी क्या बनता है, XY बनता है। तो इस तरह से जिसमें गुणसूत्र XX आते हैं वो लड़की या मादा होती है, जिसमें XY होता है वो नर या लड़का होता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि निषेचन की क्रिया के फलस्वरूप जब X गुणसूत्र वाला शुक्राणु X गुणसूत्र वाले अंडाणु से संयुग्मित होता है तो XX गुणसूत्र वाला युग्मनज बनाता है, तो बच्चा लड़की या पुत्री होती है। और जब Y गुणसूत्र वाला शुक्राणु X गुणसूत्र वाले अंडाणु से युग्मित होकर के XY गुणसूत्र का युग्मनज बनाता है, तो यह बच्चा लड़का होता है। इस प्रकार पुरुष का गुणसूत्र XY लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होता है। समजात एवं समरूप अंगों को उदाहरण देकर के समझाइए। तो चलिए समजात अंग समझते हैं। प्राणियों के शरीर के ऐसे अंग जो उत्पत्ति एवं संरचना में समान होते हैं लेकिन कार्यों में भिन्न होते हैं, समजात अंग कहते हैं। तो इसमें समझना है कि यहाँ पर अंग
जो होते हैं वो उत्पत्ति और संरचना में समान होते हैं, कार्य भिन्न होते हैं। जैसे मनुष्य के हाथ, चमगादड़ एवं पक्षियों के पंख, मगर, छिपकली एवं घोड़े के अग्रवात ये समजात अंग होते हैं, लेकिन इनके कार्य अलग अलग होते हैं, उत्पत्ति के और संरचना के अनुसार एक जैसे होते हैं। अब दूसरा करते हैं समृद्धि अंग। तो ये बिल्कुल इसी से उल्टा है। प्राणियों के शरीर के ऐसे अंग जो उत्पत्ति और संरचना में भिन्न होते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर समान नहीं, उत्पत्ति संरचना इनकी भिन्न होती है, लेकिन कार्य कैसा होता है, समान होता है, उनको समृद्धि अंग कहते हैं। जैसे चमगादड़, पक्षी और कीटों के पंख जो होते हैं, तो ये संपंख उड़ने का काम करते हैं, लेकिन इनकी उत्पत्ति अलग अलग होती है। वंशागति एवं उपार्जित लक्षणों में उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट कीजिए। तो चलिए देखते हैं वंशागत लक्षण क्या होते हैं। जो लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को अर्थात जनकों से संतान को स्थानांतरित होते हैं, ये वंशागत लक्षण कहलाते हैं। जैसे आँख का रंग, बीजों का रंग और भी बहुत सारे आप जितना भी गुण जाते हैं वो सभी वंशागत लक्षण कहलाते हैं। उपार्जित लक्षण क्या होते हैं? जो लक्षण जीवन पर्यंत अर्जित किए जाते हैं तथा जनक के संतान को स्थानांतरित नहीं होते हैं, उपार्जित लक्षण कहलाते हैं। जैसे मोटापा है या किसी दुर्घटना में कटी हुई उंगली है, ये संतानों में नहीं जाती है, तो ये क्या कहला गए? उपार्जित लक्षण कहला गए। अब अगला प्रश्न देखिए, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर का पौधा ही क्यों चुना? कारण स्पष्ट कीजिए। तो इसके निम्न कारण हैं। मटर का पौधा आसानी से सर्वत्र उगाया जा सकता है। मटर का पौधा वार्षिक तथा अल्पकालिक जीवन चक्र का होता है। मटर के पुष्प द्विलिंगी होते हैं तथा पौधे में मुख्यतः स्वपरागित होते हैं, माने स्वपरागण की क्रिया होती है। मटर के पौधे में अनेक विरोधी गुण पाए जाते हैं। मटर में कृत्रिम रूप से पर परागण द्वारा आसानी से संकरण कराया जा सकता है। स्वनिषेचन के कारण मटर के पौधे समयुग्मजीय होते हैं तथा पीढ़ी दर पीढ़ी शुद्ध लक्षण वाले होते हैं। इन कारणों के कारण ही मेंडल ने मटर के पौधे का चुनाव किया। अगला प्रश्न देखते हैं, समजात एवं समृद्धि अंगों में अंतर लिखिए। तो एक बार हो गया, फिर भी देख लेते हैं। समजात अंगों की उत्पत्ति समान होती है, यहाँ पर उत्पत्ति भिन्न भिन्न होती है। समजात अंगों की संरचना समान होती है, इनकी संरचना भिन्न भिन्न होती है। समजात अंगों के कार्य भिन्न भिन्न होते हैं और इनका समृद्धि अंग जैसा ही कार्य करता है, कार्य समान होते हैं इसमें। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन आप और भी देख सकते हैं। यहाँ जो है मैं दर्पण के लिए बता रहा हूँ, लेंस के लिए भी आ सकता है, लेकिन सब में तरीका यही है, इसको आप समझिए। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण में कोई बिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति को बताइए। तो यहाँ पर देख लेते हैं, एफ बराबर कितना है? 15 सेंटीमीटर। यू बराबर कितना है? -10 सेंटीमीटर। तो दर्पण से सूत्र से हम देख सकते हैं कि 1/f है, तो यहाँ पर कितना हो गया? 15। एफ का मान 15 है तो 15 सेंटीमीटर लिख लिए। वी का मान यहाँ भी ही है और यू का मान -10 है तो -10 लिख लिए। अब जो है इसका पक्षांतर कर दिए हैं, तो ये 1/-10 है, तो इधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो 1/15 + 1/10 बराबर 1/v हो गया। आगे देखते हैं, यदि हम इसका लघुत्तम लेंगे तो 30 आएगा। अब 15 का तो 15 दूनी 30 और 10 तिहाई 30, इस तरह से हम लिख देंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 5/30। अब आगे का स्टेप देखते हैं। आगे हम देख रहे हैं कि ये 5/30 है, इसको काट देंगे तो 5 छक्का 30 हो गया, तो 1/6 हो गया। अब इसको उल्टा कर देना है, या ऐसे कर सकते हैं, भी को इधर 6 को इधर, तो भी बराबर कितना हो गया? 6 सेंटीमीटर। अब हमको इसमें आवर्धन क्षमता निकालना है, तो दर्पण के लिए आवर्धन का मान होता है m बराबर v/u, तो यहाँ v/u लिख दिए। v का मान कितना है? 6, u का मान 10 दिया है तो 0.6 आ गया। तो यहाँ पर इसको देख करके हम प्रतिबिंब का अंदाज़ा लगा सकते हैं। प्रतिबिंब छोटा हो गया क्योंकि इसका मान 1 से कम है, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? छोटा बनेगा। और ये आभासी बनेगा क्योंकि ये धन में आया है, तो आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। इसी तरह के क्वेश्चन हो जाएंगे। यदि आपको यहाँ लेंस में दे देगा तो लेंस सूत्र यहाँ लगाना पड़ेगा, यहाँ प्लस की जगह क्या कर देंगे? माइनस। पूरा प्रक्रिया यही अपनाना है और इसी तरह से हमको करना है बाकी सवाल भी। चलिए इस प्रश्न को देखते हैं।
किसी विद्युत परिपथ की व्यवस्था आरेख खींचिए जिसमें 2 वोल्ट के 3 सेलों को बैटरी के एक 5 ओम प्रतिरोधक और एक 8 ओम प्रतिरोधक और एक 12 वोल्ट प्रतिरोधक तथा एक प्लग कुंजी के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तो यहाँ 2 वोल्ट के 3 सेल हैं, तो देख लीजिए यहाँ पर 2 वोल्ट के 3 सेल इस तरह से जोड़ेंगे। ये जो बड़ी लाइन होती है प्लस को दर्शाती है, छोटी लाइन माइनस को दर्शाती है। एक हिस्सा एक सेल को, ये दूसरे सेल को, ये तीसरे सेल को। तो इस तरह से 3 सेल हो गए। यहाँ पर इस तरह बना दिए तो ये कुंजी जुड़ गई है। और सेल में जो प्लस है, प्लस सिरे से ये तीर बनाना है, माइनस की ओर तीर बनता है। अब इसमें 3 प्रतिरोध हैं, तो एक क्या है 5 ओम, तो यहाँ 5 ओम जोड़ दिए। फिर 8 ओम है तो 8 ओम जोड़ दिए, 12 ओम है तो 12 ओम जोड़ दिए। इस तरह से हमको परिपथ का आरेख बना लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 ओम प्रतिरोध की कोई विद्युत स्त्री 5 एम्पियर विद्युत धारा लेती है, 30 सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा परिकलित कीजिए। तो यहाँ पर R का जो मान है 20 है, 20 ओम, I का मान 5 एम्पियर और T का मान 30 सेकंड है। और उत्पन्न ऊष्मा का सूत्र जो होता है I² RT होता है। I की जगह I का मान रख दिए 5 का स्क्वायर, फिर R की जगह R का मान रख दिए हैं और T की जगह पर T का मान रख दिए हैं और ये जूल में आएगा। तो जूल आप लास्ट में लिख देंगे। यहाँ 5 में 5 का गुणा करेंगे तो 25 हो जाएगा और ये सब का गुणा कर देंगे तो 15,000 जूल या 15 किलो जूल हो जाएगा। तो ऊष्मा का मान कितना हो जाएगा 15,000 जूल। अब इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं। ठोस चालक के लिए विद्युत प्रतिरोध का मान किन किन कारकों पर निर्भर करता है और किस प्रकार निर्भर करता है। तो चलिए लिखते हैं। तो ये है चालक की लंबाई। तो चालक का प्रतिरोध R चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है। तो R अनुक्रमानुपाती L लिख दिए हैं। दूसरा है चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो चालक का प्रतिरोध चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसको हम लिखेंगे R व्युत्क्रमानुपाती 1/A। इसको 1/A समझना है, यहाँ 1/A है तो व्युत्क्रमानुपाती कहला जाएगा। अगला है चालक के ताप पर। तो चालक का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ जाता है तथा घटाने पर घट जाता है। तो यहाँ पर प्रतिरोध बढ़ता है तो ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। अगला देख लेते हैं चालक के पदार्थ की प्रकृति पर। तो चालक का प्रतिरोध उसके पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। जैसा पदार्थ होगा वैसा प्रतिरोध हो जाएगा उसका। तो यहाँ ध्यान रखना है, ये इस तरह से हमको यहाँ लिखना है, ये R प्रोपोर्शनल 1/A। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी छड़ चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएँ खींचिए। तो इस तरह से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएँ खींचना है जिसमें ये N ध्रुव है, S ध्रुव है और N से ये कहाँ की ओर जाती हुई दिखनी चाहिए, S की ओर जाती हुई दिखनी चाहिए। आप इसमें कितनी भी संख्या में चाहें तो खींच सकते हैं। बस ये तीर का ध्यान रखना है कि S में जब तीर होगा तो अंदर की ओर लगेगा और N में जहाँ तीर होगा वो कहाँ की ओर लगेगा, बाहर की ओर लगेगा। इस तरह से आपको किसी छड़ चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणों की सूची बनाइए। तो चलिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणों को समझते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चिकने बंद वक्र होते हैं जो परस्पर कभी प्रच्छेद नहीं करते हैं। तो चलिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणों को समझते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र होते हैं या बंद वक्र बनाती हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं परस्पर कभी प्रच्छेद नहीं करती हैं। ये रेखाएं चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर तथा चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती हैं। अधिक प्रबलता वाले चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास पास होती हैं या सघन होती हैं तथा कम प्रबलता वाले क्षेत्र में ये दूर दूर होती हैं या विरल होती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छे ईंधन या आदर्श ईंधन का चयन किस प्रकार किया जाता है, समझाइए। तो इसके लिए देखिए क्या क्या होना चाहिए। वह आसानी से जलता हो, वह लगातार जलता हो, वह पर्याप्त ऊर्जा मुक्त करता हो, वह पर्याप्त मात्रा में आसानी से उपलब्ध हो, उसका परिवहन आसान व सुरक्षित हो, उसका भंडारण आसान व सुरक्षित हो, वह जलने पर वायु को प्रदूषित न करता हो, वह धुआं नहीं देता हो तथा बर्तनों को काला भी नहीं करता हो, उसके जलने पर ठोस अवशिष्ट पदार्थ राख भी नहीं बचती हो, उसकी कीमत अधिक न हो। अगर किसी ईंधन में उपयुक्त लक्षण हो तो वह ईंधन अच्छा ईंधन होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वनों एवं वन्य जीवन के संरक्षण के दो लाभ लिखिए। तो वनों के संरक्षण के लाभ देख लीजिए। इससे पर्यावरण संतुलित एवं प्रदूषण रहित रहता है।
जो वहाँ के निवासियों के लिए स्वास्थ्यप्रद होता है। वनों से विविध खाद्य सामग्री और औषधियाँ प्राप्त होती हैं। वन्य जीवन के संरक्षण के लाभ। वन्य जीवों से हम अनेक औषधियाँ तथा अनेक अन्य लाभदायक सामग्री मिलती हैं। वन्य जीव पर्यावरण को संतुलन बनाए रखते हैं। इस तरह से यहाँ पर इनके लाभ हैं। और इस तरह से यहाँ 3 अंक के क्वेश्चन अभी समाप्त हुए। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं इनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, एग्ज़ाम में अक्सर यही आते हैं। और यदि आपके पास समय है तो और अधिक क्वेश्चन भी आप तैयार कर सकते हैं। थैंक यू।